एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मौलिक शक्ति न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ साइमा। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं नंदा भाई राजपूत जी, जिनसे हम आज बात करने वाले हैं देश में इस वक्त चल रहे वोट चोरी के मुद्दे पर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कुछ दावे कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी ही हुई होती तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार हो जाती। तो इन आरोपों में कितना दम है और इनकी सच्चाई क्या है या फिर सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत वक्त आपने दिया हमें उसके लिए। और शुरुआत हम पहले सवाल से करेंगे कि इन दावों में जो राहुल गांधी की तरफ से किए गए, क्योंकि शुरुआत वोट चोरी की उन्होंने ही जो मुद्दा था वो निकाला और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वोट चोरी हुई है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितना दम है? अगर 100 में से इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आपकी नजरों में कितने परसेंटेज वोट चोरी हुई है? देखिए, परसेंटेज तो हम बात करें तो 100% देश के जो देशवासी हैं जी, ये सब जान रहे हैं कि चोरी नहीं, डाका पड़ रहा है। और डाका किसके माध्यम से पड़ रहा है? कब से हम बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं? 2008 से लड़ रहे हैं ईवीएम मशीन के खिलाफ। और ईवीएम मशीन का मतलब आप जानती हो मैडम, ईवीएम मशीन का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, समझे ना? ये इतने सारे नाम हैं इसके। तो हमारी लड़ाई मुख्यतः ईवीएम मशीन से, ये मूर्ख बनाने का चोरी हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये ईवीएम मशीन के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, ईवीएम को लाई और ये कहीं ना कहीं की थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया, तो माता श्री हैं आरएसएस की, कांग्रेस मैया, समझे ना? और फिर एक भैया पैदा कर दिया, आज बीजेपी है सिपहिया। तो ये भैया और सिपहिया ये आपस में देश की जनता को लूट रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन का विरोध होना चाहिए निश्चित रूप से, जिसको लेके ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं इशारा किया था कि हमारे यहाँ भाई बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। और जो मोदी जी वहाँ खड़े थे इशारों में कहा था ये जनता का नहीं है, ईवीएम मशीन से पैदा हुआ वाला व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जैसे कितने बड़े देश के राष्ट्रपति ने इशारा किया भारत के लोगों को, तो कहीं तो बात बनती है। और स्थितियां ये है कि भाई उस राष्ट्रपति से डर भी रहे हैं मोदी जी है। जहाँ पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान वालों ने क्या करा है, पहलगांव में आपने देखा हमारे देश के सेनानियों को किस तरीके से मार दिया और कहीं ना कहीं हमारी देश की बहन और माताएं बहनें विधवाएं कर दी गई है। उसके बावजूद भी वो 300 किलोमीटर अंदर घुस के आए और 2 घंटे तांडव करा, उसके बाद आराम से चले गए हैं। विश्वगुरु को किसी को पकड़ नहीं पाया। उसके बाद सिंदूर की डब्बी लेके भेज रहा था कि सिंदूर ऑपरेशन चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब भाई सिंदूर किसको बांटते तुम? कह रहे मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बताइए यार, क्या ऐसा प्रधानमंत्री अनपढ़ों जैसी बातें करता है? किसकी रगों में सिंदूर दौड़ता है? एक शीशी इंजेक्शन सिंदूर की भर के लगवा ले मोदी जी, पता नहीं चलेगा, शाम तक खेल खत्म। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ अनपढ़ लोग, चौथी फेल लोग देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब हमने इनसे जवाब मांगा आरटीआई के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि भाई आप बताइए डिग्री सही है या गलत है, यूनिवर्सिटी काम की, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधी हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट जाके चिल्ला रहे, भाई मोदी जी की डिग्री के बारे में। तो हाईकोर्ट में मेरा भाई एक बात बताओ, उसका जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री की डिग्री का सही है या गलत है? जानने का हक है ना कि जो डिग्री है उसके बारे में। तो ये बताओ ना, सूचना का अधिकार के माध्यम से आरटीआई थी है, उसका भी बताइए आरटीआई खत्म कर दी क्या देश के न्यायालय ने? और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नहीं तो व्यक्तिगत है। बताइए व्यक्तिगत कैसे हो जाएगी? तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत है, प्रधानमंत्री व्यक्ति किसी का रेप करे, बलात्कार करे, अत्याचार करे, व्यभिचार करे, तो आप ये कहते कि भाई देश की कोर्ट के व्यक्तिगत है, इसे सारी आजादी मिलेगी? तो ये तो लोकतंत्र नहीं है, तो संविधान की हत्या है। और यही आपने कहा कि वोट चोरी, मैडम वोट चोरी नहीं है, डाके पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ईवीएम मशीन जानी चाहिए और सच्चाई है। तब ये कहते हैं वहां वोट काटे जा रहे हैं, लोगों को, जनता को बरगलाने का काम है। आपने कहा ये आ गई सरकार, ये आ गई, भाई मैनेज करते हैं, ये इस प्रकार मैनेज करते हैं कि भाई किसी को पता भी ना चले और हम सत्ता में बने रहे। तो ये मैनेजमेंट बैठा रखा और कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के लोग ये आपस में मिले हुए हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष दिखाई देता है तो देश की जनता है। और बार बार सरकार जो है जनता से ही सवाल पूछती है। और जनता के बीच में जब कोई आदमी खड़ा होता है हक और अधिकारों की बात करने के लिए, तो उसकी तबीयत से कुटाई पिटाई छिलाई ढंग से करते हैं और मुकदमे भी लगा देते हैं। तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? और भूखे लोग तड़प रहे हैं। आप देख रहे हो कि देश का विश्व गुरु है, उसके देश के 100 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पर पड़ रहे हैं। सर उसके लिए भी तो बहुत प्रचार होता है ना, कहा जाता है कि देखिए हम कितनी मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं मैडम? कितने दिन से दे रहे हैं। अभी बाल पीड़ितों को देखा आपने, क्या करा इसमें? एक हफ्ते भर तक नहीं गया वहाँ पंजाब में, लोग डूब डूब के मर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें मर रही थी।
पर माताएं बहनों को जो डूब के मरती थी वो माताएं बहनें नहीं थी। इसको तो इसकी माँ की याद थी, मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को गाली दे दी। अरे जब माँ से तुम पैदा ही नहीं हो, खुद ने स्वीकार किया कि मैं माँ से पैदा नहीं लगता, मैं प्रकट हुआ हूँ। तो जब तुम प्रकट हुए तो माँ के लिए किस लिए रो रहे थे? क्या ये माताएं बहनें नहीं जो मणिपुर में निर्वस्त्र करके दौड़ाई गई, उनके गप्ताओं में उंगलियां मारी गई और उसके बाद सामूहिक रूप से बलात्कार करा, उन्हें नोचा गया वीडियो की तरह तुम्हारे शासन में भाजपा के में? क्या वो माताएं बहनें थी? कौन थी वो? अभी गए तो थे मणिपुर। अरे मैडम कहीं भी जाए, मणिपुर में तो क्या था, काले झंडे दिखा रहे थे, थूक रहे थे। 49 इनकी पार्टी के पदाधिकारियों ने थूक दिया और इनके इस्तीफे मार दिए। 49 पदाधिकारियों ने भाजपा में। उन्होंने कहा गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, भारत माता रोदी, गो बैक मोदी, ये कहा है। तो मैं कहता हूँ भाई ये भूखे नंगे देश में जब लोग होंगे तो मेरा एक शेर बोलता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बात के बात को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और जब गद्दारी पे आ जाएंगे लोग, उन्मादी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आंदोलनकारी हो जाएंगे, क्रांति करेंगे, इंकलाब खड़ा करेंगे, तो चिंता मत करो, मुंह लाल कर देंगे, पिछवाड़ा भी लाल कर देंगे। देश के क्रांतिकारी लोग हैं, वो वक्त आने वाला है। क्या आपको लगता है कि भाई नेपाल एक मजाक है और आपका बांग्लादेश मजाक है या श्रीलंका एक मजाक है? नहीं। जब जब तानाशाह हुकूमतें कहीं ना कहीं बर्बरता अपनाती है, जनता के ऊपर धर्म मजहब के नाम पे आतंक बचाती है, तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह का एक लावा फूटता है, तो जन आक्रोश आता है और ये जो आपके करनी कतनी के जो झूठे मुखौटे हैं उनको नोचता है और छील देता है रख के। आपने देखा कैसे भाग रहे थे, गटर में डुबक रहा था, कोई नाली में डुबक रहा था, कोई कहीं भाग रहा था। पर मेरे को हंसी आती है, अरे ऐसी स्थिति भारत में हो गई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया वालों का क्या होगा है? और ये जो मंत्री मंत्री बैठे और ये जितने लफंगे जाते हैं भगवा ले लेके, जो कभी मस्जिदों पर भगवा लगाएंगे, कभी देश की अदालतों पर भगवा लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो इनका क्या हाल होगा? इन मौसमी नारंगियों का कैसा जूस निकालेगी देश की जनता? तो मेरे को देख के सोच के ये लगता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अब क्या लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई भारत के लोकतांत्रिक देश में तो ये कितना सही होगा? भाई लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये अधिकार है, हर आदमी का अपना अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी। अब जब इस लोकतंत्र को कहीं ना कहीं जोग तंत्र बना दिया है, ठोक तंत्र बना दिया है, तो ये सब काम कर रखा है। भाई लोकशाही है इस देश की, मगर ये कौन सा है? तानाशाही चल रही है, राजशाही बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद पैदा करते हैं, सामंतवाद पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को खत्म, उसकी हत्या करके एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र कोई किनका है? हिंदू क्या है? गाली है भारत के लोगों के लिए, भारतीय समाज के लिए। हिंदू क्या है? पार्शियन शब्द है, अरबी मुगलों का दिया हुआ। भाई बताइए, मुसलमानों का मुगलों का दिया हुआ शब्द हिंदू है और ये पाखंडी उसको सर पर उठाए घूम रहे कि हम हिंदू हिंदू नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम। हिंदू एक गाली है भारत के लोगों के लिए और ये पाखंडी जो है हिंदू बनाने वाले। हिंदू कौन है? हिंदू वही है जो मुगलों की मानसिकता की नाजायज संतानें हैं और वही लोग हिंदू हैं। और कौन है वो? आप सब जान रहे हो, रोटी बेटी के रिश्ते वाले हैं, वही ब्राह्मणवादी। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट ब्राह्मण राष्ट्र मांगने लगेंगे तो देश में विद्रोह हो जाएगा, ये जानते हैं। और खालिस्तान की अगर मांग करना गलत है, इस्लामिक राष्ट्र की मांग करना गलत है, तो फिर ये कैसे जस्टिफाई किया जाता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सही है? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मैं तो कह रहा हूँ कब से कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। कैसे खुले घूम रहे हैं? ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इनको खुला किसने छोड़ रखा है? इनको पनाह किसने दे रखी है? कहीं ना कहीं सरकारों ने ना आतंकवादियों को दे रखी है। बाबा साहबा घूम रहे और सारे के सारे बयानबाजी इनके उल्टे सीधे। एक वो कहता है कि भाई जिसके माथे पे बिंदी है, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, बताइए वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है वो महिला? जिसके माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, वो रजिस्ट्री का प्लॉट बताता है। बताइए ऐसे ऐसे बाबा है, महिलाओं को क्या सोचते हैं? और जिसके में नहीं है वो खाली प्लॉट है मैडम, उन्होंने कहा खाली प्लॉट है, कोई भी कूद पड़े है। बात तो सुनो, वो खाली प्लॉट। एक बात बताइए मेरी कि जो खाली प्लॉट है, और एक बात बताओ, महिलाएं माताएं बहनें प्लॉट कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? हम भारतवासी हैं, भारत के लोग, हम माताओं बहनों को अपना मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत समझते हैं। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मान सम्मान इज्जत स्वाभिमान समझते हैं माताओं बहनों को, उन्हीं को भारत माता कहते हैं। और ये पाखंडी का माताओं बहनों को प्लॉट और प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। आप ये मुझे बताओ, प्लॉट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो ये भूतनी का बताए अपनी माँ को कितनी बार बेचा है, अपनी दीदी को कितनी बार बेचा है? समझे रहती है। अपनी माताओं बहनों को प्रॉपर्टी समझ के बेचते होंगे, खरीदते होंगे, बेचते होंगे, खरीदते होंगे।
हम क्रांतिकारी लोग हैं। माताएं, बहनें, बेटियां हमारे लिए मान सम्मान, स्वाभिमान है। उनके लिए हम गर्दन काट भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं। ये हमारा संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है। और हम इस प्रकार की सोच वाले इन पाखंडियों के नहीं है कि जब मर्जी फ्लेक्सिबल हो गए और गए ट्रेन हरम में गए, कर लीजिए जनाब, आ गया हमारे घर का सवाब, समझे, काट लीजिए, जो मर्जी करिए। ये वो पाखंडी है, रोटी बेटी का रिश्ता बनाए उन्हीं मुगलों से, उन्हीं अंग्रेजों से। और भारत के लोगों का शोषण करने वाले पाखंडी आज भी भारत को नोच रहे हैं, विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े। और भारत के मूल निवासी आज रो रहे हैं, समझे नहीं। उनको रोजी रोटी, रोजगार, स्थितियां देखिए, गाँव में, खेत खलिहान में, सब जगह नोच रहे हैं। और तो ईवीएम मशीन के माध्यम से लूट रहे हैं जनादेश को। ईवीएम की बात दोबारा से हुई है तो मैं एक सवाल पूछूंगी कि ईवीएम को लेकर के लड़ाई कई लोगों ने लड़ी, बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि साबित नहीं हो पाता है कि ईवीएम हैक हुआ है? मैडम, सब तो हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य अधिकारी है, भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य अधिकारी है, आप उसे ले आइए। एक बार फिर से यहीं से रिपीट करके आवाज आ जाएगी ना, बोलो मत बीच में। हाँ, उधर की आवाज ना आएगी, माइक आ जाएगी, आ जाएगी। पास बोल रहे हैं ना, हाँ, वो जाएगी उसमें। सर, ईवीएम की बात हुई है तो ईवीएम को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह याचिकाएं डाली जाती हैं। सभी पार्टियों में एक्टिविस्ट भी बहुत सारे याचिकाएं डाल चुके हैं, लेकिन आज तक साबित क्यों नहीं हो पाया? और यही कहा जाता है कि आप सबूत लाइए कि ईवीएम हैक हुआ है। मैडम, अभी सबूत 1 घंटे के लिए भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मेरे पास 1 घंटे के लिए छोड़ दें, वो उसका दिमाग हैंग कर दूंगा। ये तो ईवीएम की बात है, सब उगल देंगे क्योंकि सब मिले हुए हैं भाई। इनकी बेटियां देखो, कलेक्टर बना दी जाती, जिनका रैंक भी नहीं है तो तुरंत कलेक्टर बना दी, डीएम बना दी नोएडा में। दामाद को दे दी रिश्तेदारी और रिश्तेदारों को दे दी। आप बताइए, ओम बिरला की लड़की को IAS बना दिया है, जो वॉक टॉक करती थी, फैशन शो करती थी। आप मुझे बताइए, वो लोग हैं। एक वो थी प्रवक्ता भाजपा की महाराष्ट्र में, उसको बताइए जज नॉमिनेट कर दिया इन्होंने। तो स्थितियां यहाँ बड़ी खतरनाक है। आप कह रहे हो जज कहाँ से, जज में कौन है? वो जातिवादी गुंडे लोग बैठे हैं, हमारी जितने भी हैं, इसमें क्या नाम है, जूसली में एक ही जाति के लोग अधिक बहुत तादाद में 90% लोग, 98% लोग एक ही जाति के लोग होंगे तो न्यायिक चरित्र तो होगा ही नहीं उनमें। जाति देख के करेंगे, धर्म देख के आपको न्याय देंगे। तो स्थितियां ये हैं। तभी तो हमने कहा कि हमारे भारतीय संविधान ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे कोई धर्म हो, कोई कौम हो, कोई संप्रदाय हो, सबको बराबरी का हक है। और बराबरी का हक अभी देख लीजिए आपने, मैंने कहा कि आरक्षण का विरोध कौन करता है? मुसलमान को जो समस्या बता रहे, मुसलमान कभी दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण का विरोध नहीं करता। ना ऊंचे, उन्हें नीचा, ऊंचा या जाति सूचक शब्दों से कहीं ना कहीं इस तरीके के निशाना बनाता हो मुसलमान। निशाना कौन बनाता है? किस जाति के लोग बनाते? अगर वो हिंदू हैं और ST OBC हिंदू हैं तो वो ST OBC के हिंदुओं के आरक्षण का विरोध वो पाखंडी क्यों करते हैं जो असली हिंदू बनते हैं? समझे नहीं? वो रिश्ते क्यों नहीं करते? यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, मगर मुल्ले से रोटी बेटी का रिश्ता, समझे नहीं? यहाँ कहेंगे मुल्ला मुल्ला, और वहाँ लड़की को ले जाएंगे, वो कहेगी या इंशाअल्लाह खिला दे रसगुल्ला, या मेरे मुल्ला दाढ़ी को हाथ लगा के बिस्मिल्लाह। ये हालत है इनकी। तो देश का क्या होगा आप मुझे बताओ तो सही। तो जब रोटी बेटी का रिश्ता इनका है तो शास्त्र भी चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो देश के, भारत के मूल निवासी जो मेहनत करते हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, इनके बच्चों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, अगर ये भारत के मूल निवासी जिस दिन जाग गए उस दिन मुझे लगता है कि इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। इनके घरों में काम करने वाली बाई जो खाना खिलाती है, कहीं कुछ डाल दिया तो उसी दिन पूरा घर स्वाह हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसी क्रांति हो सकती है। सर, बिहार में अभी चुनाव है, 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। 65 लाख वोट काटे गए, लोगों का नाम हटाया गया, कोई इधर से उधर ट्रांसफर हो गया बताया गया, कोई अब इस दुनिया में नहीं है, किसी ने अपना एरिया छोड़ दिया, दूसरे राज्य में चला गया। तो 65 लाख लोगों का वोट कटने का मतलब क्या है कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, कटे या नहीं कटे, ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत तरीके का षड्यंत्र है, सत्ता का और विपक्ष का, दोनों का, दोनों का, कांग्रेस का और ये भी। तो वो ईवीएम को नहीं हटाना चाहते। ईवीएम को हटाए तो सही, मेरे बात वो भाई ये सब एक ही है, एक ही टेबल पे काम करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया भर के चिल्लाते थे कि वो जीजा जी हैं, रॉबर्ट वडेरा जेल जाएगा, इतनी जमीन खा गया, हड़प कर गया। आपने देखा चुनाव के टाइम में कितनी बड़ी हेडलाइन है, टीवी दिखा रहे थे, समझे वो कांग्रेस का दामाद है। अब कांग्रेस के दामाद क्या हो गए? भाजपा के भी जीजू हो गए, रॉबर्ट वडेरा।
अब कहीं नहीं दिखाई देते। तो सब ये है, और किसके ऊपर कुट रहा है भाई? हिंदू मुसलमान के नाम पे कौन मारे जाते हैं? वही शोषित लोग, वही गरीब लोग, वही मजलूम लोग, जो मेहनत कश लोग हैं, वो लोग मारे जाते हैं। और ये लोग पिच तैयार करते हैं, उसमें मैच कराते हैं। किन पे मैच कराते हैं? जिनके लोगों की हत्या करी, अभी देखा जैसे सेनानियों की, उनकी लाशों पे, उन बेवाओं के मतलब अरमानों पे क्रिकेट मैच करा रहे हैं। तो आप सोचिए देश का क्या असर होने वाला है। और क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अमित शाह का लड़का है वो, जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उसको लगता है 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ का फायदा होगा। तो ये बिजनेसमैन लोग हैं, इन्हें देश और राष्ट्र से, देश की अस्मिता, इज्जत, सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। जब से आए इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की क्या स्थिति करी है, क्या दुर्गति की है। जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज बांट रहे, गली में पड़ा, यहाँ का कुत्ता आ गया, उस पर हंग के चला गया, मुझ के चला गया। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कराने वाले वो पाखंडी हैं, जो अपने कभी भी अपने जो इनके कार्यालय थे RSS के, वहां कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं इन्होंने फहराया, उसका विरोध करते रहे, उसको जलाते रहे। और ऐसे लोगों को इन्होंने भारत रत्न देने का काम किया। तो ये लोग क्या राष्ट्रवादी होंगे? देश की आजादी में कहीं उंगली नहीं कटाई, कुछ नहीं कराया इन्होंने, समझे नहीं। और आप ये कहते हो गांधी जी मरे, गोली मार दी उसने, है तो कहते हैं, वो कहते हे राम कह के नहीं मरा भाई गांधी जी, हे राम कह के नहीं मरे। उन्होंने कहा था जैसे गोली मारी नाथूराम ने कहा अबे नाथूराम, उन्होंने कहा अबे नाथूराम, ये क्या किया? हे राम ने कहा था, और पाखंडी ने कह दिया हे राम कह के मरे। तो कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों को पेश किया उन्होंने कहा अबे नाथूराम, अबे नाथूराम, ये क्या किया? उसने ये कहा था गांधी ने, ये नहीं कहा था कि हे राम। तो देखिए पाखंडवाद की, भाई देखिए समानी पे लोगों ने अंधविश्वास, पाखंडवाद जिस प्रकार से फैला है, और अंधविश्वास की वेदी पर ये देश चल रहा है। कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लोगों को उकसाने का काम होता है। जब जब लोग जागरूक होते हैं तो कहीं ना कहीं नई नई चीजें दी जाती हैं, आपको दिमाग भटकाने का काम किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। तो ये समस्याएं बड़ी विकट हैं। और जब तक देश के लोग खड़े नहीं होंगे, आपने कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बहुत चीजें कह रही, पूछा था कि भाई कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। इस वक्त सबके जहन में यही सवाल है कि भाई अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप इस देश की नागरिक हो, बाबा साहब ने अधिकार दिया हर इंसान को, कोई भी आदमी चुनाव में जा सकता है, और कोई भी आदमी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है, मगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, देश के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्रांति, कुर्बानी, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो। तो आप मुस्तैद हो जाए तो आप प्रधानमंत्री हो, आपसे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि आप किसी की बपोदी नहीं है कि इनके बाप दादा मिनिस्टर रहे हो, ये रहे हो। आप कम से कम राष्ट्रीय हित में सोचेंगे, क्योंकि आप नीचे उस तबके से आती हैं जिस प्रकार के लोग जीवन यापन रोज करते हैं। तो उनके लिए सोचो। अब ये हाई फाई लोग हैं भाई, इनके लिए तो विशेषता है, गाड़ियां जा रही हैं, वहाँ यात्रा निकल रही है, इतना आडंबर करने के लिए आप कहाँ से लाओगे? कुछ नहीं ला सकते। ये तो पहले से कमाए बैठे, ट्रस्ट बने, हजारों लाखों करोड़ के लोग बैठे, कांग्रेसी भाजपाई, इनके क्या कमी है? और सारे के सारे आधे ज्यादा RSS के कांग्रेस में। आप बताओ कौन नहीं था? अभी राष्ट्रपति बनाया था वो कांग्रेसी, कितना पुराना कांग्रेसी रहा, कौन था? प्रणब मुखर्जी, समझे, उसे राष्ट्रपति बनाया भाजपा ने, ठीक है। पर PV नरसिम्हा राव थे, वो प्रधानमंत्री थे, समझे जी, वो RSS के थे। एक ये वेणुगोपाल हुआ, जयराम रमेश हुआ, ये सब RSS से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप ये मत सोचें जितने ब्राह्मण हैं, जितने ब्राह्मणवाद फैला रखे, सब RSS के लोग हैं, किसी भी पार्टी में हो। पर सबसे बड़ी लड़ाई हमारी देश की है। पर लोगों को ये समझना चाहिए, मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि आज अगर आपको भी अगर देश में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनना, तो ये एक मूल मंत्र है। दूसरे नंबर, आप जो बार बार जाते हो, आप भी कट्टरता से थोड़ा बचें। अगर आपको आध्यात्मिक है, अगर आप ईश्वर को या अल्लाह को जिसको मानते हो, तो इबादत अपनी मस्जिद में कीजिए, अपने घर में कीजिए। मगर जब आप टोपी टोपा दाढ़ी लगा के तुरंत जो राजनीतिक लीडर उनके बगल में जाएंगे और फोटो खिंचाएंगे, बगल में जाएंगे फोटो, उससे क्या होगा भाई? है जिसके साथ फोटो खिंचा रहे आपको जानता भी नहीं है, अरे फोटो उसके साथ खिंचाओ जो तुम्हें नाम से जानता हो। है फोटो लगा ली और तो आप कोई काम करा दोगे या किसी को भेज दोगे? फोटो खिंचा के, अरे इससे बढ़िया तो किसी गली में मोहल्ले में जिसको जानते हो उसके साथ फोटो खिंचाओ, गलाबाज मारेगा तो तुम्हारे हक में खड़ा होगा। है तो इसके लिए फैशन कुछ नहीं, फैशन के चक्कर में तो सारा काम हो जाएगा। तो स्थितियां तो यही है। आप ये देख लो, हाई क्लास में देखो, फैशन है ना, फैशन में तो है, स्टेटस में तो है, एंजॉय के नाम पे वहाँ महिलाएं लुट रही हैं, समझे नहीं, डेटिस कर रही हैं, एंजॉय मतलब हाई फाई ग्रेड यही है। और दूसरी तरफ जाइए, जो गरीब महिलाएं, जो गरीब है, भुखमरी में, वो बेचारी गरीबी के कारण उन्हें लूटा जा रहा है। वोट चोरी को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो बच सकते हैं, या फिर क्या? भाई ईवीएम मशीन का विरोध करो, समझे। ईवीएम मशीन जब तक नहीं जाएगी, बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों नहीं चाहती कि ईवीएम का विरोध हो। अगर राहुल गांधी को यात्रा निकालने तो ईवीएम तोड़े, है मोहब्बत की दुकान, कभी इसकी दुकान, अरे देश है ये भाई, दुकान थोड़ी है। और मोहब्बत की दुकान किसको लेके दिखाई तुमने इतने दिन चले?
अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ईवीएम के खिलाफ चलते तो कुछ ना कुछ आज मिलता। आज आपको लगता है कि आप जाति जनगणना कराएंगे, अगर भाई आपकी जहाँ राज्यों में सरकार है, आप जाति जनगणना कराएं, ईमानदारी से दें। और जिस जाति आधार की ओबीसी, एससी या मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं अपनी कांग्रेस में पदाधिकारियों की सूची निकाल लें, अरे वही जातिवादी गुंडे बैठे हैं ऊपर, पहले वहां से साफ करें गंदगी को, शुरुआत वहां से करनी चाहिए, तो सब कुछ पता चल जाएगा। भाई दूध का दूध, पानी का पानी है। और भाजपा की है कांग्रेस, पता नहीं दादी है कि नानी है। अब जनता कहती है भाई कांग्रेस या भाजपा इसकी हो रही है दीवानी, ये दिखाते हैं सारे मेन मिस्ट्री मीडिया वाले, ये भी सब ब्राह्मणवादी, सारे के सारे ब्राह्मणवादी। राष्ट्र के जो लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, आप देखिए मेहनत कौन कर रहा है, मुस्लिम कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं, पिछड़े कर रहे हैं, आदिवासी कर रहे हैं, ये देश को चला रहे हैं। और जो गाल बजा रहे हैं, हराम के खा रहे हैं, मोटे मोटे पेट लेके प्रवचन और फलाना चमत्कार, बताइए कौन सा आविष्कार करा इन्होंने? एक भी बता दें बाबा ने कोई चमत्कार आविष्कार करा है, समझे नहीं। और पीछे 50,000 साल पहले पीछे ले जाने की बात करेंगे, 5,000 साल पहले। पीछे जाना तो पैदल चलो, बिना चप्पलों के चलो, कपड़े उतार के चलो, निर्वस्त्र चलो, समझे। एसी में मत लेटो, लोग आगे बढ़ते हैं, कार में मत जाओ, हवाई जहाज में मत उड़ो, समझे। बताओ इन्होंने पाखंडियों ने क्या बनाया? हवाई जहाज बनाई, साइकिल बनाई, कार बनाई, ट्रेन बनाई, तो फिर सफर क्यों करते भाई? तो ये पाखंडी कहीं नहीं है, ये ढोंगी और पाखंडी गोबर खिलाने वाले, मूत्र पिलाने वाले लोग हैं। इनसे देश राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। ये सिर्फ धर्म, मजहब, जाति के नाम पे आपस में लड़ाने का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं और कहीं ना कहीं शोषण करते हैं। एक बाबा भी दिल्ली से गायब है जी, 17 लड़कियों के साथ यौनाचार, व्यभिचार, बलात्कार कईयों के साथ, क्या वो गायब है? क्यों? जातिवादी गुंडा हो, इसलिए गायब है। अभी कोई मुल्ला मुसलमान होता, दलित होता, पिछड़ा होता, पिछवाड़ा लाल कर देते, मुखवाड़ा लाल करते, कहते ये बना दिया हनुमान, बुलडोजर गया अंदर, समझे। बिल्डोजर न जाने क्या क्या लेके आ जाते। अब कहाँ गया ये? कौन सी गुफा में घुस गया? इसे ढूंढ नहीं पा रही जांच एजेंसियां, ये बताए ना। और उन लोगों को बताई मिलके मानो के जो बलात्कारी थे, कौन थे वो? जनेऊधारी, वो भी जातिवादी गुंडे। उनको भाई, उनको अदालत ने तो माफ कर दिया। आने के बाद ढोल से मिठाइयां बांट रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत के आए। भूतनी के बलात्कारी, व्यभिचारी, आतंकवादी, देशद्रोही है। इनको तो छूटते गोली मार देनी चाहिए थी, है ऐसों को। तो उनको बताइए क्या दिखा, कोई अनुवाद नहीं है। अभी एक ब्राह्मण नेता था, वो क्या नाम, महेश शर्मा, मध्य प्रदेश में, वहां पर उसे भाई कत्ल कर रखा था उन्हें। तो वहां जज ने क्या सुनाया फैसला कि भाई 10 पेड़ों को ये पालेंगे, पानी देंगे, छोड़ दिया इनको, कत्ल माफ। ये कौन सी भाई न्याय है? इस प्रकार के बताइए किस तरीके का न्याय हो रहा है देश के अंदर? है एक जाति के लिए किस प्रकार का भाई आप न्याय दे रहे हो, और बाकी जातियों के साथ किस तरीके से घृणा कर रहे हो? कहाँ मुसलमानों को, कहाँ दलितों को, कहाँ पिछड़ों को, कहाँ आदिवासियों को मुंह में मूता जा रहा है, यादव कथावाचकों की चोटी काटी जा रही है। और कहीं ना ब्राह्मणी का मूत्र के, पंडिताइन का मूत्र लेके छिड़का जा रहा है, उससे शुद्ध किया जा रहा। बड़ा मूत्र बड़ा कीमती है, तो उसका तो बिकना चाहिए टोटी लगा के, है शीशी बिकने लगी, आने लगा ब्राह्मणी का मूत्र। तो ये हालतें बताइए कितने प्रोपेगेंडे रचते हैं, पाखंडी हैं। हमारे दर्शकों से आखिरी में आप क्या अपील जाते हैं? भाई यही कहना चाहता हूँ भाई, आप सब लोग एक हो जाओ, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो। और आप ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं, आप डरो नहीं। एक तो आंदोलन करो कि सरकार से ये कहो, या चुनाव आयोग से, कि एक चुनाव में जो राशि दी जाती है वो कम की जाए, ताकि आपने कहा लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, तो वो पर्चा भरे और चुनाव लड़े। मैं तो कह रहा हूँ एक सीट से 1,000 2-2 हजार आदमी पर्चा भरे, ये फिर देखते हैं कितनी बड़ी इनका बाप ईवीएम मशीन लाएगा, समझे नहीं। फिर देखते हैं कितने लोगों को बैठाएंगे, तब लोकतंत्र जिंदा होगा। मैं इन्होंने फीस मोटी कर दी, उसके ऊपर चुनाव हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो एक तरफ कहता है चुनाव आयोग इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, पर चुनाव आयोग से मैं पूछ रहा हूँ जो करोड़पति है उनके ऊपर तो प्रतिबंध लगा रहे, इससे ज्यादा खर्च नहीं होंगे। जो गरीब है, जो भिखारी है, जो देश का नागरिक है, वो चुनाव लड़ना चाहता, भागीदारी करना चाहता, तो इन करोड़पतियों के मुकाबले वो कैसे चुनाव लड़े? तो उसको भी चुनाव आयोग की धनराशि दे कि इनके साथ, इनके खिलाफ चुनाव लड़ने की पावर हम देते हैं, तब तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र जिंदा का है, लोकतंत्र कानून संविधान को अंधा बना रखा है। इसीलिए एक अंधाचार्य कह रहा है कि ब्राह्मणों को, इन पाखंडियों को सीधा अधिकार राष्ट्रपति बनने का दिया जाए। तो अंधाचार्य खाप ले रहा है कि मुझे राष्ट्रपति बना देंगे। भूतनी के हो, मेंढक सी शकल के, तुझे प्रधानमंत्री तो जूते पड़ेंगे। बाबा साहेब के खिलाफ बोल रहा था, ये कह रहा था संस्कृत नहीं आती बाबा साहेब को। भूतनी के, तुझे पता है 32 डिग्री आती बाबा साहेब के पास, 9 भाषाओं का ज्ञान था। और तेरे जैसे अनपढ़ एक टिड्डे से जो मर्जी आया कर दिया। मेरे प्रभु राम, भूतनी के काम नहीं है तुम्हारा इस देश में, समझे। तुम आतंकवादी हो, देश चला तुमसे जाता नहीं, फेरा तुमसे जाता नहीं, लड्डू की तरह लग पड़ते हो। तुम देश चलाओगे,
है व्यभिचारी। मैडम ये पता है वो बाबा है, अगर मेरे पास में आप बैठी हो ना और उसके पास में आप बैठी, तुरंत चुन्नी निकालता अंदर झांक देता, क्या करता अंदर, ये अंधा है, चुन्नी डालने की जरूरत क्या है इसे, जैसे कुछ दिखता ही नहीं, चुन्नी डाल के अंदर पता नहीं क्या गुटरगू करता और बाहर निकालता धंसता, दिल करता थप्पड़ दो इसके कसम से। ऐसे ऐसे बाबा सारे के सारे पाखंडी, ढोंगी, अनपढ़, अशिक्षित, वो छठी फेल अनुद्धाचार्य जो कहीं ना कहीं उस जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनके खिलाफ कह रहा, उनका सीना फाड़ने की बात कह रहा। बताइए इनको कितना आज़ादी दे रखी, सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, इनकी सुरक्षा टालें बाबाओं की, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, कुत्ते की तरह मारेगी पब्लिक इन्हें। है तो ये अंधविश्वास, ये जहर घोलने हैं समाज के अंदर, हिंदू मुसलमान का, जात पात का। तो कहीं ना कहीं पाखंडियों का करो विरोध, समझे नहीं, पूरी तरीके से। और जब लोग विरोध करोगे तो निश्चित रूप से एक ईवीएम हटनी चाहिए और हमें एक आसान तरीका होना चाहिए देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का, पूरी भागीदारी का, तब तो लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो ये लोकतंत्र नहीं, ये लूटतंत्र चल रहा है, और लूटतंत्र जब ज्यादा चलेगा तो देश की जनता खड़ी हो जाएगी, ये करेगी कूटतंत्र और जूटतंत्र चलेगा। जिंदाबाद भारत। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा किस तरीके से जो भी सारी चीज़ें थी, इतने सारे सवाल थे जिनका बेबाकी से जवाब दिया। सो फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज़। नमस्कार।